हेलो गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी टाइम। आज हम मॉर्निंग के इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस में से सेक्शन ए में सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने थे, सेक्शन बी में भी 24 में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने थे और सेक्शन सी में 12 में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने थे। बट आज हम पूरे 60 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय को डैश कहा जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा सरकारी बजट। इसका अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का व्यापार शेष वित्त वर्ष के लिए डैश दर्ज करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, वस्तुओं का आयात तथा निर्यात। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिए निम्न में से कौन सा बैंक सामान्य जनता से मांग जमाएं स्वीकार नहीं करता है। इसका क्वेश्चन ये चेंज होके भी आ सकता था कि वो कौन सा बैंक है जो सीधे जनता से संपर्क नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पहचानिए निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता। चालू खाते में 3 चीज़ें आती हैं, दृश्य मदे, अदृश्य मदे और एक पक्षीय हस्तांतरण। तो जो चालू खाते में हमारी जो दृश्य मदे हैं उसमें ये आ गया भारत में मशीन का आयात, और फिर केपीओ सेवाओं से विदेशी विनिमय का अंतर्प्रवाह, ये अदृश्य मदे हो गई। और डी ऑप्शन में भारतीय द्वारा विदेशों को अंतरण, ये हमारी एक पक्षीय हस्तांतरण हो गया। तो अब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो KIA मोटर्स द्वारा भारत में निवेश होगा, क्योंकि ये चालू खाते में शामिल नहीं होते। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, वस्तु तथा सेवा कर 2016 को जुलाई 2018 में लागू किया गया। वस्तु तथा सेवा कर को 3 उपभाग में बांटा गया, IGST, CGST तथा SGST। तो इसका कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। और अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन है, कुमारी गुंजन अपने साथियों को समझा रही है कि वाणिज्यिक बैंक असीमित मात्रा में साख मुद्रा का सृजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जमाओं का एक भाग अपने तथा केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। निम्न में से सही विकल्प चुनिए जो उसके द्वारा समझाई गई अवधारणा की ओर इंगित करता है। तो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नकद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी रेपो दर, सी बैंक दर और डी साख सर्जन। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो इसका सही आंसर होगा नकद आरक्षित अनुपात। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से व्याख्या करता है कि केंद्रीय बैंक की विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा की मांग के द्वारा किया जाता है। ये कथन शिक्षक द्वारा दिया गया, इसमें बताई गई विदेशी विनिमय दर को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन स्थिर विनिमय दर, बी ऑप्शन तरणशील विनिमय दर, सी ऑप्शन प्रतिबंधित तरणशील विनिमय दर, डी ऑप्शन प्रतिबंधित स्थिर विनिमय दर। तो इसका सही ऑप्शन होगा तरणशील विनिमय दर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन फर्स्ट, राजस्व व्यय सरकार के प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। कथन 2, ये व्यय सरकार के लिए किसी संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भुगतान शेष के पूंजीगत खाते में मूल रूप से डैश व डैश वर्ग की मदें शामिल की जाती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो 2 ऑप्शन सही हैं हमें वो चूज़ करके बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, सेकंड विदेशों से अनुदान, थर्ड ऋण तथा उधार, फोर्थ विदेशों को पूंजीगत वस्तुएं बेचना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होंगे वो होंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ऋण तथा उधार, यानी कि ऑप्शन बी फर्स्ट व थर्ड। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च वित्तीय संस्था जो मुद्रा पूर्ति तथा ब्याज की दर को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है। तो जो मुद्रा पूर्ति तथा ब्याज की दर को नियंत्रित करता है वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है IPR योजना, बी नेहरू योजना, सी महालनोबिस योजना और डी औद्योगिक योजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा महालनोबिस योजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विदेशी व्यापार की दिशा का संदर्भ डैश से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा
सी, हम किसके साथ व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर परिवर्तन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कृषि व्यवसायीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो कथन 1 है, निर्धनता रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को गैर निर्धन कहा जाता है। कथन 2, निर्धनता रेखा मौद्रिक संदर्भ में 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी है। तो इसके विकल्प हैं, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है, कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आकर्षक गंतव्य है। CBR की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए, अभिकथन ए तथा कारण आर। अभिकथन, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कारण, अर्थव्यवस्था में साख के प्रवाह को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अभिकथन ए सत्य है, परंतु कारण आर असत्य है, क्योंकि उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। इसका अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में दिए युग्मों में से सही युग्म चुनिए। राजस्व व सड़क निर्माण पर व्यय, ये गलत है। शुद्ध अदृश्य वस्तुओं का निर्यात आयात, ये भी गलत है। शेष विश्व से उपहार चालू खाता, ये सही ऑप्शन है। नेपाल को ऋण, भारत को की देयताओं में कमी, ये गलत है। तो ऑप्शन सही चुन रहा था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा, शेष विश्व से उपहार चालू खाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत में किसानों को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध नहीं कराता। तो नाबार्ड इसमें ऋण उपलब्ध नहीं कराता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यापार संतुलन में शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा वस्तुओं का आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को निर्धनता उन्मूलन की त्रिआयामी उपाय में शामिल नहीं किया जाता है। तो जिसमें उपाय में शामिल नहीं किया जाता है वो है जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि उन्मूलन की त्रिआयामी उपायों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इसको भी शामिल किया जाता है। रोजगार सृजन योजना, ये भी शामिल होता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, ये भी उसी में होता है, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, जनसंख्या नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में कुमारी संजना केवल एकमात्र मानव है तथा वहाँ कोई दूसरा क्रेता या विक्रेता नहीं है, मुद्रा की आवश्यकता शून्य होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1921। इसका अगला क्वेश्चन है, कथन 1, भूमि सुधार मुख्य कृषि सुधारों में से एक है। कथन 2, भूमि सुधारों ने मध्यस्थों का उन्मूलन किया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं थी। तो क्या विशेषता नहीं थी वो हमें देखना है। तो पिछड़ी तकनीकी थी, सीमित सार्वजनिक क्षेत्र भी था, कपास उद्योग पर भारतीयों का अधिपत्य भी था। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो विशेषता नहीं थी, सरकार के द्वारा उच्च निवेश नहीं कराए गए थे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए तथा कारण आर। कथन, शेष विश्व से कार का आयात चालू खाते के नामे डेबिट भाग में दर्ज किया जाता है। कारण, यह अर्थव्यवस्था की संपत्ति को शेष विश्व में बढ़ाता है। तो इसमें सही विकल्पों में, इन सभी विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, कथन ए सत्य है तथा कारण आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस सरकारी योजना ने बैंकों के प्राथमिक जमाओं में वृद्धि की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जनधन योजना, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए तथा कारण आर, दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। और कारण है, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था तथा इसमें औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दोनों कथन ए तथा कारण आर सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चंस दूंगी और 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंप्लीट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। इसका ए ऑप्शन है, ग्रामीण विकास की आरंभिक अवस्था में गैर संस्थागत स्रोत कृषि साख का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन बी, कृषि विपणन में केवल उत्पादन तथा पैकिंग शामिल होती है। ऑप्शन सी, लघु साख समितियों का ग्रामीण बचतों के संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें जो गलत कथन छांटना था, तो इसका गलत कथन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए तथा कारण आर। तो कथन ए है, मानव पूंजी निर्माण मानव में अधिक कुशलता तथा उत्पादकता के समावेश की प्रक्रिया है। कारण, मानव पूंजी भौतिक पूंजी को बेहतर प्रयोग के योग्य बनाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। दोनों कथन ए तथा कारण आर सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में दिए गए कथनों में से सही कथन युग्म का चयन कीजिए। सही ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन है, त्रिआयामी दृष्टिकोण, निर्धनता वर्गीकरण, मनरेगा ग्रामीण कुशल श्रमिकों को रोजगार की निश्चितता, सैन सूचकांक रोजगार सूचकांक, व्यक्ति गणना अनुपात निर्धनों की गणना के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, डी व्यक्ति गणना अनुपात निर्धनों की गणना के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।